बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं अहमद नूरानी साहब ने। ये जर्नलिस्ट हैं और बड़े अरसे से पाकिस्तान से बाहर हैं, और इनके बाहर होने की वजह यह है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के किरदार पे और एस्टेब्लिशमेंट ने जो भी सियासत में मुदाखलत की और जो भी गवर्नेंस के अंदर वो मुदाखलत करते हैं, इसके ऊपर बड़े लंबे अरसे से तनकीद कर रहे हैं। और इसकी वजह से इनके साथ पाकिस्तान में ज़्यादतियाँ भी हुई। फिर ये पाकिस्तान छोड़कर पाकिस्तान से बाहर चले गए, और अब ये पाकिस्तान से बाहर ही रहते हैं और वहाँ से अपनी जर्नलिज्म करते हैं। और अहमद नूरानी साहब ने बहुत सारी तहकीकाती स्टोरीज की हैं। पीएमएलएन जब अपोजिशन में थी तो पापा जॉन्स के पिज़्ज़ास के हवाले से जो स्टोरी थी, गालिबन वो भी अहमद नूरानी साहब ने की थी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो उस पर मरियम नवाज ने, नवाज शरीफ ने, इन्होंने बड़ी उसके ऊपर सियासत की थी। अभी अहमद नूरानी साहब ने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज दी हैं जिनके बाद भूचाल आया। थोड़े दिन पहले से वो एक स्टोरी पे काम कर रहे थे, उन्होंने वो स्टोरी दे दी। वो स्टोरी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और उनके करीबी लोगों को जो नवाजा गया है, उस हवाले से वो स्टोरी थी। अच्छा, स्टोरी के ऊपर तो बाद में आते हैं, लेकिन उसके रद्द-ए-अमल के ऊपर पहले आ जाते हैं। और उसके बाद अचानक होता यह है, मेरी अहमद नूरानी साहब से बात भी हुई है, उनके घर के ऊपर पुलिस और नामालूम अफराद जो है वो हमलावर होते हैं। घर पे उनकी वालिदा, उनकी छोटी बहन और उनके दो छोटे भाई ये घर पर मौजूद थे। दोनों भाई जो हैं वो इनके इंजीनियर्स हैं। अच्छा, पुलिस और नामालूम लोग आते हैं और वो आके चिल्लाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। ये लोग डर के मारे दरवाजा नहीं खोलते और ये ऊपर वाली मंजिल पे चले जाते हैं। फिर पुलिस जो है वो दीवारें फलांग के अंदर आती है, दरवाजा खोलती है, उसके बाद घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और फिर अंदर के दरवाजे तोड़कर ये घर वालों को काबू कर देते हैं। वहां पे जो अहमद नूरानी साहब बताते हैं और जो बातें वहां पे सहाफी गए उन्होंने जो शेयर की, उनके मुताबिक छापामार टीम के जो लोग अंदर गए उन्होंने मोबाइल फोन छीन लिए और जो दो भाई हैं अहमद नूरानी साहब के, उनके ऊपर टॉर्चर किया। उन्हें तशद्दुद करने के बाद अपने साथ लेकर चले गए। पहले तो पता नहीं चला कि ये गए कहां पे। बाद में मालूम हुआ कि इस्लामाबाद पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी डाल दी है। ये बड़ा ऑब्वियस है कि ये अहमद नूरानी साहब ने जो स्टोरी की है, फैक्ट फोकस उनकी एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जो उन्होंने खबर दी, ये उस खबर के नतीजे में हुआ है। देखिए, खबर के अंदर कई गलती भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है। आप खबर से इत्तफाक कर सकते हैं, इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि उनके दो भाई जिनका ना सियासत से ताल्लुक है ना सहाफत से ताल्लुक है, उनकी बहन और उनकी वालिदा जो बिल्कुल मासूम है, आप घर के ऊपर अटैक करें और उनको जाके हरासा करें और उन्हें गिरफ्तार भी कर लें और गिरफ्तार करके पुलिस उनको ले भी जाए। तो ये सब कुछ इस खबर का रद्द-ए-अमल है और उन्होंने जो स्टोरी दी वो उस स्टोरी का रद्द-ए-अमल है। ये स्टोरी जो है ना बड़ी डिटेल्ड है, मेरे सामने यहाँ पे मौजूद है। इस स्टोरी के हवाले से मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उनको मैंने बाकायदा ये सवालात भिजवाए कि जनाब आप ये बताएं स्टोरी के बारे में आप क्या कहते हैं। तो उसका सिर्फ एक हिस्सा है जिसके ऊपर उन्होंने रिबटल दिया है या जवाब दिया है, और वो हिस्सा क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन पहले आप ये देख लें कि जो स्टोरी है वो क्या कहती है। इसके अंदर एक जो किरदार है वो हाजरा सुहेल साहिबा का है। ये जो हाजरा सुहेल साहिबा है ना, ये आर्मी चीफ की कजन है और फर्स्ट कजन है आर्मी चीफ की, और ये मैनेजर स्कॉलरशिप हुआ करती थी नेस्ट के अंदर। ये एक इदारा है जो फेडरल एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आता है। वहां पे ये एक सिर्फ मैनेजर थी स्कॉलरशिप में, और ये एक नॉर्मल सा ओहदा था इनके पास। और जब शहबाज शरीफ साहब पहले बने वजीर आजम, जब पीडीएम की हुकूमत को लाया गया, तो उस वक्त जो नेस्ट का इदारा है इसमें उस वक्त के जो वजीर बनाए गए थे राना तनवीर साहब, उन्होंने कोशिश की कि इसका सीईओ भर्ती किया जाए और उसके लिए अखबार में इश्तिहार देकर उन्होंने कार्रवाई शुरू की। लेकिन फिर वजीर आजम हाउस ने मना करना शुरू कर दिया। और अहमद नूरानी साहब की स्टोरी के मुताबिक जब जब इस कार्रवाई को राना तनवीर आगे बढ़ाना चाहते थे तो मना किया जाता था वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से, और बिल आखिर ये बताया गया कि जी आप ये ना करें, ये बाकायदा हमें रावलपिंडी से आर्मी हाउस से हमें ये अहकाम आए हैं। अच्छा, ये दावा इस स्टोरी के अंदर किया गया। अच्छा, अब पाकिस्तान एजुकेशन एंडोनमेंट फंड जो है पीफ, उसके अंदर इसको तब्दील किया गया इदारे को। 2023 में इश्तिहार दिया गया कि सीईओ लगाना है, मगर शहबाज शरीफ ने बार बार प्रोसेस को रुकवा दिया। राना तनवीर वजीर थे, बहुत कोशिश की, मगर आर्डर जो है बराह रास्त आर्मी हेडक्वार्टर से आ रहे ये कहा गया और प्रोसेस जो है वो रुक गया। निगरान हुकूमत आ गई। अब निगरान हुकूमत के अंदर जो है वो वजीर बन गए मदद अली सिंधी। ये जब वजीर बने तो इनके दौर में अचानक से जो सैयदा हाजरा सुहेल साहिबा है, इन्हें तरक्की देकर जनरल मैनेजर लगा दिया गया। यानी अचानक जनरल मैनेजर के होते पे इनको तरक्की दे दी गई, और वो इसलिए दे दी गई कि जब भी सीईओ के लिए सीट आएगी या कोई इश्तिहार आएगा तो ये एलिजिबल हो जाएंगी, क्योंकि बतौर सिंपल जो मैनेजर वो बनी हुई थी, इससे पहले जो उनके बाद ओहदा था उस ओहदे पे रहते हुए ये एलिजिबल नहीं थी। तो अचानक से इनको मैनेजर पे जनरल मैनेजर बना दिया गया ताकि जब भी कभी सीईओ के लिए इश्तिहार आए या कोशिश की जाए तो ये वो ओहदे के लिए अहलियत हासिल कर ले। सीईओ का ओहदा जो है वो इस दौरान में खाली रखा गया। और जब राब्ता किया गया मदद अली सिंधी साहब से जो निगरान वजीर थे, तो उन्होंने कहा ये बहुत ही रूड
और इनकम्पिटेंट खातून थी, और मैंने तो कहा था ये इनको निकाल दिया जाए यहां से, लेकिन ये बड़ी ताकतवर थी, बड़ी बाअसर थी, सबने ब्यूरोक्रेसी ने उनका साथ दिया और मैं बिल्कुल ही बेयारो मददगार रह गया। अच्छा, इसके बाद ये होता है कि अब जब दोबारा हुकूमत आती है शहबाज शरीफ साहब की, तो इनको लगा दिया जाता है पीफ में सीईओ। अब ये सीईओ लग गई हैं बगैर किसी इश्तिहार के। स्टोरी के मुताबिक जो एक ड्यू प्रोसेस होता है किसी को सीईओ लगाने का किसी इदारे का, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। और वेबसाइट्स वगैरह ये बता रही हैं और बहुत सारी जगहों के ऊपर जो खबरें लगवाई गई हैं वो ये बता रही हैं कि ये निगरान सीईओ नहीं है या कायम मकाम भी नहीं है, ये बाकायदा सीईओ के ओहदे के ऊपर इनको तैनात किया गया। ये आर्मी चीफ की फर्स्ट कजन है और इनके हवाले से खबर है। डॉक्टर अमजद साकिब साहब को शहबाज शरीफ साहब के दौर में ये बड़ी शानदार शख्सियत है, इनको अमन के नोबेल प्राइज के लिए भी जो है वो नामजद किया गया था 2022 में, और ये बहुत बड़ी शख्सियत है, पाकिस्तान के जाने माने ये बहुत बड़े एक एक्टिविस्ट हैं जो लोगों के लिए काम करते हैं। तो डॉक्टर अमजद साकिब साहब को जब लाया गया तो उनके साथ एक मीटिंग में इनकी झड़प हो गई और उसके बाद डॉक्टर अमजद साकिब साहब को खामोशी से बोर्ड से निकाल के फारिग कर दिया गया क्योंकि ये खातून बहुत ताकतवर है। इन खातून से जब रब्ता किया गया तो वो एक ऑडियो कॉल भी है अहमद नूरानी साहब की, तो पता चला जनाब कि वहां पे इनके पास सवालों का जवाब नहीं था और इन्होंने कहा जी कि आप रब्ता करें वजारत के अंदर और आप वहां से पूछें। वो ये पूछ रहे हैं कि आप किसी इश्तिहार हुआ था, कोई ड्यू प्रोसेस था जिसके तहत आपको ये ओहदा मिला, तो इस पे वो कह रही थी आप वहां जाके पूछें। तो ये जनाब एक स्टोरी का हिस्सा है, इसके ऊपर कोई रिबटल नहीं आया। दूसरा जो स्टोरी का हिस्सा है वो एक तो मोहसिन नकवी साहब के हवाले से है कि वो आर्मी चीफ की वाइफ के रिश्तेदार हैं करीबी, और उनको बहुत नवाजा गया, उनको वजीर आला पंजाब बनाया गया, फिर सेनेटर बनाया गया, फिर वजीर दाखिला बनाया गया, फिर उन्हें पीसीबी का चेयरमैन भी बनाया गया। तो ये अहम तरीन ओहदे जो है वो मोहसिन नकवी साहब को दिए गए और वो एक लाडले के तौर पर रहे। फिर सैयद बाबर अली शाह साहब के बारे में बताया गया, आर्मी चीफ के आने के बाद ये बहुत नवाजे गए हैं, इन्होंने बहुत अपना असर रसूख इस्तेमाल किया है और एक लंबी कहानी इनके बारे में भी है। हाँ, लेकिन एक चीज जिसके ऊपर रिबटल आया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से वो है जनाब आर्मी चीफ की बेटियों के पासपोर्ट्स के हवाले से। अहमद नूरानी साहब की स्टोरी ये कह रही है कि आर्मी चीफ की दोनों बेटियां हैं, वो दोनों शादीशुदा थी जब वो आर्मी चीफ बने नवंबर 2022 में, खदीजा और सुंदस। ये जो दोनों बेटियां हैं ये 7 दिसंबर 2022 को इन दोनों के पासपोर्ट, हालांकि एक ही दिन में पासपोर्ट नॉर्मली रिन्यू नहीं होते, नए नहीं बनते, लेकिन हो सकता है इन्होंने पहले भी इकट्ठे ही बनाए हो। तो इन दोनों बेटियों को जो पासपोर्ट मिले वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल गए, ये दावा किया गया फैक्ट फोकस की स्टोरी में। लेकिन जो एक्चुअल हकीकत है वो ये है कि ये ऑफिशियल पासपोर्ट है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑफिशियल पासपोर्ट भी आर्मी चीफ की निस्बत से उनकी बेटियों को नहीं मिल सकते। अगर बेटियों की शादी हो गई है तो उनको ऑफिशियल पासपोर्ट भी नहीं मिल सकते, वो भी गलत है। अब जब मैंने ये सवाल पूछा कि क्या उन्हें ऑफिशियल पासपोर्ट जो मिले हैं वो दुरुस्त मिले हैं और क्या वो इसके लिए एलिजिबल है, तो जवाब ये है कि जी उन दोनों के शौहर जो है वो भी सरकारी मुलाजमीन है और फौज में है और स्पेशल असाइनमेंट्स के ऊपर है, लिहाजा इसलिए उनको जो है ऑफिशियल पासपोर्ट्स मिल गए हैं। अहमद नूरानी साहब का ये कहना है कि उन्होंने अपनी स्टोरी के आखिर में इस मामले की तस्हीह कर दी है कि ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं है बल्कि ये ऑफिशियल पासपोर्ट्स हैं। और उनका ये कहना है अहमद नूरानी साहब का कि ये कागजों में जाहिर कर देते हैं कि ये बंदा स्पेशल असाइनमेंट पे है और आर्मी चीफ के सिर्फ एक दामाद है जो फौज से है, दूसरा दामाद फौज से नहीं है, ये भी उन्होंने दावा किया। और उन्होंने ये कहा कि ये जो ऑफिशियल पासपोर्ट्स हैं ये भी उनको नहीं मिलने चाहिए थे, ये कागजी कार्रवाई के जरिए से दिलवाए गए हैं, इनके पास सिंपल जो आम शहरियों के पास पासपोर्ट होते हैं वो होने चाहिए थे। अच्छा जी, खबर के हवाले से तो ये है, इसका रिबटल दिया जा सकता है, तरदीद की जा सकती है, तस्दीक की जा सकती है, लेकिन ये जो ज्यादती हुई है ना कि एक सहाफी ने खबर दी और उसके बाद उसके घर के अंदर घुस के उसके भाइयों को जो है वो उठाकर ले गए, उसकी वालदा को और उसकी बहन को हरासा किया गया, मोबाइल छीन लिए, दरवाजे तोड़ दिए, दीवारें फलांग के अंदर आ गए, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। सबको इसके ऊपर बात करनी चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूं कि बारी बारी सबकी बारी। देखें, ये आग सबके घर तक आएगी। आज ये एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक एक करके तमाम सहाफियों को निशाने इबरत बना रही है और कल को ये मामला बढ़ता जाएगा। ये घुटन इतनी बढ़ जाएगी कि जो सहाफी आज ये घुटन महसूस नहीं कर रहे वो कल परसों तरसों किसी ना किसी दिन आने वाले मुस्तकबिल में महसूस करेंगे और ये आग आपके दरवाजे तक पहुंचेगी और आप इसमें जलेंगे और जितना कुछ हमने बर्दाश्त किया शायद आप नहीं कर पाएंगे। लिहाजा ये वक्त है इकट्ठे हो जाए जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ। बहुत सारे लोगों ने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ी है, अपने हिस्से की बाल खाई है। मेरे ख्याल में जितनी मार मैंने खाई है मैंने तो अपनी हैसियत से ज्यादा मार खा ली है, मैं और भी खा लूंगा, शायद मैं ढीठ आदमी हूं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं उनसे नहीं खाई जाएगी। लिहाजा इकट्ठे हो जाएं और इस फस्तायत का मुकाबला करें वरना ये आग आपके घरों तक पहुंचेगी। नाज़रीन, आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दिया, वो मैं आपके सामने रखता हूं गवर्नेंस के गैप के हवाले से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी चीफ ने कहा क्या? उन्होंने कहा कि हम गवर्नेंस के गैप्स को कब तक अफवाज और शोहदा के खून से भरते रहेंगे। वो ये कह रहे हैं कि हुकूमतें नाकाम है, नालायक है, वो गवर्नेंस ठीक तरीके से नहीं कर पा रही, लिहाजा इसकी वजह से फौज का खून बह रहा है और हम अपने शोहदा की कुर्बानियां दे रहे हैं क्योंकि हुकूमतें नालायक हैं। ये जनाब आर्मी चीफ ने कहा।
अब मेरा यहां पे एक सवाल है कि हुकूमतें हैं कहां पे? ये तो सारी जाली हुकूमतें हैं जो आपने बनाई हैं। देखिए, हम गवर्नेंस के गैप को कब तक अफवाज और शोहदा के खून से भरते रहेंगे, तब तक भरते रहेंगे जब तक कि अवामी मुंतखब नुमाइंदे गवर्नेंस का इख्तियार नहीं पा लेते। यानी गवर्नेंस का हक होना चाहिए ना उन्हें। क्या अली अमीन गंडापुर एक आरपीओ या डीपीओ की ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकता है? क्या वो अपनी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी या आईजी अपने सूबे में ला सकता है? क्या वो डीसी को, कमिश्नर को उठा के इधर से उधर कर सकता है? क्या वो अपने सूबे के बड़े अहम फैसले कर सकता है? क्या उसके पास वो इख्तियारात हैं? वो बेचारा तो ये कहेगा जी मेरे पास इख्तियारात हैं। वो अपनी भी इज्जत बचाता है, वो आपकी भी इज्जत बचाता है। लेकिन हकीकत यह है कि गवर्नेंस के ऊपर सियासतदानों का कोई कंट्रोल नहीं है। बाकी 3 सूबों के अंदर आपने यह किया कि जो लोग इलेक्शन जीते हैं, जो अवामी मुंतखब नुमाइंदे थे, जिनके पास गवर्नेंस का इख्तियार होना चाहिए था, उनकी जगह पे लाके कठपुतलियां बिठा दी हैं। और वो कठपुतलियां बिल्कुल उनके पास इख्तियार ही नहीं है। वो तो एक एसपी को भी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते, एक एसएचओ को भी इधर से उधर हिला नहीं सकते। तो इतनी कमजोर हुकूमतें और ऐसी कंप्रोमाइज हुकूमतें जो गवर्नेंस करने के लिए बेचारे बूटों की तरफ और तस्मों की तरफ देख रहे होते हैं, सारा दिन वो बेचारे जूते पॉलिश करते हैं, वो कैसे अच्छी गवर्नेंस कर सकते हैं? तो मेरा इस पे सवाल ये पैदा होता है कि जब तक अवामी मुंतखब हुकूमत नहीं आएगी, तब तक गवर्नेंस बेहतर नहीं होगी। क्योंकि जो लोग आते हैं जूतों के तस्मों के साथ लटक के, वो फिर जूतों की पॉलिश में ही अपना टाइम गुजारते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आइंदा भी हमने इसी रास्ते से आना है। जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं ना, वो गवर्नेंस के ऊपर तवज्जो देते हैं और वो ये चाहते हैं कि वो अवाम को इतना खुश करें कि दोबारा भी अवाम उन्हीं को वोट डाल दे। आर्मी चीफ ने एक और स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान के तहफ्फुज़ के लिए यक जुबान होकर, अपने सियासी और जाती मफाद से बालातर होकर एक बयानिया अपनाना होगा। देखिए, बात ठीक है, एक बयानिया होना चाहिए पूरे पाकिस्तान का। पूरा पाकिस्तान मजम्मत तो कर रहा है दहशतगर्दी की, लेकिन क्या पूरे पाकिस्तान को मौका दिया जा रहा है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा हो सके? एक पॉलिटिकल पार्टी है, इतने दहशतगर्दी के मुकदमे दहशतगर्दों के ऊपर दर्ज नहीं किए गए जितने दहशतगर्दी के मुकदमे सहाफियों पे और पॉलिटिकल पार्टी पे दर्ज कर दिए गए। आप अंदाजा कीजिए, यानी इस पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई के ऊपर पिछले 3 साल में जितने दहशतगर्दी के मुकदमे हुए हैं ना, इतने दहशतगर्दी के मुकदमे जेन्युइनली जो दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनके ऊपर भी नहीं हुए। तो जब आप ऐसा सलूक करेंगे, खुद ही तकसीम पैदा करेंगे, तो कौम यक जुबान कैसे होगी? कैसे इकट्ठे हो जाएंगे? यानी इमरान खान नाम का एक दहशतगर्द है, आपने पकड़ के उसको जेल में बंद किया हुआ है। अब आप उससे कहते हैं जनाब दहशतगर्दी की मजम्मत करो। भाई वो तो खुद दहशतगर्द है आपके कागजों में, वो कैसे दहशतगर्दी की मजम्मत करे? लेकिन फिर भी उसने दहशतगर्दी की मजम्मत की है। यहां मेरे पास इमरान खान का स्टेटमेंट मौजूद है। मैं पहले वो जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर आपको लेकर आता हूं, आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूं इमरान खान साहब का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत कर दी। और बैरिस्टर गौर ने बताया कि इमरान खान ने वकला से मुलाकात की और ये जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद पहली मुलाकात थी। इमरान खान ने इस साने पर अफसोस का इजहार और मजम्मत की है। दहशतगर्दी की नई लहर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इमरान खान ने कहा कि दहशतगर्दी को एक आवाज से दबाने की जरूरत है। लेकिन वो जेल में बैठा हुआ आदमी भी कह रहा है कि इकट्ठे हो जाओ, यक जुबान हो जाओ, जो आर्मी चीफ ने कहा। लेकिन क्या इकट्ठे होने दिया जा रहा है? उसके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे और दहशतगर्दी के खिलाफ सबने इकट्ठे होना है। तो दहशतगर्दी के मुकदमों का आपने मजाक बना दिया पाकिस्तान में। हर आम आदमी के ऊपर, वो खवातीन के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे दे दिए। आलिया हमजा भी दहशतगर्द, यास्मीन राशिद भी दहशतगर्द, इमरान खान की बहनें भी दहशतगर्द, इमरान खान की बीवी भी दहशतगर्द, इमरान खान का भांजा भी दहशतगर्द, इमरान खान खुद भी दहशतगर्द, इमरान खान साहब की पार्टी के सारे लीडर दहशतगर्द। इसके अलावा वो खवातीन जो है वो तैयबा राजा, सनम जावेद, खदीजा शाह, सारे दहशतगर्द। यानी इतनी औरतों के ऊपर दहशतगर्दी के इन्होंने मुकदमे दर्ज किए कि दहशतगर्दी का मुकदमा ही मजाक बनाकर रख दिया है। इमरान खान ने कहा कि ये एक और स्टेटमेंट है, ये सैयद अली जफर साहब ने जो है वो ये बाहर आके बताया कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने पैगाम दिया कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम को मिलकर जंग लड़नी होगी, कौम को मुत्तहिद करने की जरूरत है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और उसके लीडर को सलामती कमेटी के इजलास में शामिल किया जाए। यह भी जरूरी है ताकि इस मसले का मौसर हल निकल सके। पाकिस्तानी कौम के हकीकी नुमाइंदे जिन्हें कौम का एतमाद और मैंडेट हासिल है, वही इन मसाइल का दुरुस्त और सियासी हल तजवीज कर सकते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के कायद के बगैर किसी भी किस्म का इजलास बेमानी है। इमरान खान ने कहा है कि फौजी ऑपरेशन से दहशतगर्दी नहीं खत्म होने वाली। एक और जगह में रिपोर्ट हुआ है और पख्तून कबाइल को खुद ही जिरगे के अहकामात की रोशनी में इसका सद्देबाब करना होगा। इमरान खान साहब हमेशा से ना फौजी ऑपरेशन के खिलाफ है। वो ये कहते हैं कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट रहनी चाहिए, दहशतगर्दी को सख्ती से कुचलना जरूर चाहिए, लेकिन ये जो फौजी लश्कर कुशी है किसी इलाके के ऊपर, ये नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब हमेशा से इसके खिलाफ है, हमेशा इसको मना करते हैं और इसीलिए उनको तालिबान खान भी कहा जाता रहा। उन्होंने अमेरिका को ये बात समझाई, अमेरिका को बात समझ नहीं आई, लेकिन जब समझ आई तो इमरान खान सुरखरू हुआ और अमेरिकन ने वहां से जिस तरीके से वो निकले अफगानिस्तान से, उससे साबित हुआ कि ये फौजी ऑपरेशन कोई हल नहीं होता। आपको बैठ के बात करनी पड़ती है, सियासी हल निकालना पड़ता है मामलात का। फिर अफगानिस्तान के साथ मामलात को लेकर उन्होंने ये मौके इख्तियार किया इमरान खान साहब ने कि हम दुश्मन नहीं हैं बल्कि भाई और हमसाए हैं
और तनाज़ात पैदा होने की सूरत में बातचीत से ही इसका हल ढूंढना चाहिए। बलूचिस्तान के मसले पर गुफ्तगू करते हुए उनकी राय यह थी कि महमूद खान अचकजई और अख्तर मैंगल से जो सियासी राह बन सके उस पर आगे बढ़ना चाहिए। ये तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है उसके तर्जुमान ने यह स्टेटमेंट जारी किया है। लेकिन इमरान खान ने अफगानिस्तान के हवाले से बड़ी वाज़ेह बात की है कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, उसे दुश्मन बनाने की कोशिश ना करें। जबकि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो वज़ीर दिफा है पाकिस्तान के, उन्होंने इशारा दे दिया है कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान जाकर अटैक करेगा। मैं एक चीज आपको बताऊं, मैं कोई ऐसे नहीं कहना चाह रहा कि पाकिस्तान ये कोई कमजोर मुल्क है या पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क है जो अफगानिस्तान के साथ लड़ेगा तो शायद हम लड़ नहीं पाएंगे। देखिए, हमें अपने आप को ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए। इनका बड़ा लंबा लड़ने का रिकॉर्ड है, अफगानों का, पश्तूनों का, बलोचों का, बहुत लंबा इनका लड़ने का रिकॉर्ड है। पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की अवाम के दरमियान एक खलीज पैदा हो चुकी है। यह खलीज बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी जब तक कि हम अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे। और इस वक्त अफगानिस्तान के साथ एक जंग छेड़ देना मुझे नहीं लगता कि यह अकलमंदी का फैसला होगा, क्योंकि यह जंग जल्दी खत्म नहीं होगी, यह लंबी चलती चली जाएगी। अफगानिस्तान को अंगेज करना ज्यादा बेहतर है। आप उनका जितना भी नुकसान कर लेंगे वो आहिस्ता 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 लड़ाई को बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे 20 साल तक उन्होंने अमेरिका के साथ लड़ाई को बढ़ाया और वो बढ़ाते चले गए। अब हालात इस वक्त ये हैं कि ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जो आप कह रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर अटैक करेंगे, अफगान हुकूमत ठीक नहीं है, जिन्होंने ये बाकायदा ट्वीट किया था अमेरिकन इनखला के मौके पे कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। ये ख्वाजा आसिफ ने कहा था। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो जिधर भी ताकत देखते हैं ये उस तरफ को सजदा कर देते हैं। यानी अमेरिका में ताकत देखते हैं, अमेरिका में जाते हैं तो कहते हैं इमरान खान तालिबान खान है, पाकिस्तान में आते हैं तो कहते हैं इमरान खान जो है वो यहूदियों का एजेंट है। तो ख्वाजा आसिफ जनाब जिस तरफ उनको नजर आता है ताकत है, ये उसी तरफ अपना किबला बना लेते हैं। और इनके बारे में जो है वो कौमी असम्बली में एक बड़ी मायूब बात की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन की जानिब से, लेकिन मैं वो कहना नहीं चाहता, लेकिन इनके ऊपर सादिकी आती है। नाज़रीन, जामे बलूचिस्तान को गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दिया गया है। ये बड़ी खौफनाक चीज है। बलूचिस्तान में तालीमी इदारे बंद हो रहे हैं, सड़कें बंद हो रही हैं, रस्ते बंद हो रहे हैं, दफातर बंद हो रहे हैं, कारोबारी जिंदगी मुअत्तल हो गया है। और ऐसा लगता है कि एक बड़े ऑपरेशन की बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में तैयारी की जा रही है। लेकिन इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त पाकिस्तान की, ये इस वक्त सबसे बड़ी मुखालफत भी इसके बारे में कर रहे हैं। हुकूमत का जो एलामिया आया दहशतगर्दी के हवाले से, उसमें दहशतगर्दों के खिलाफ तो कोई बात नहीं की गई, ना इंडिया के खिलाफ की गई, ना अफगानिस्तान के खिलाफ की गई, ना रॉ के खिलाफ की गई, ना मोदी को जवाब दिया गया। लेकिन उसमें सोशल मीडिया को 2 मरतबा टारगेट किया गया। सारा जोर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर है, दहशतगर्दी के ऊपर नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया तो आया 3 साल पहले। ये सारे मसाइल की जड़ कैसे हो सकता है? पाकिस्तान के मसाइल तो 70 साल से हैं। हम तो गलत पॉलिसियों का खुमियाजा भुगत रहे हैं कई दहाइयों से। तो ये 3 साल पहले आने वाला सोशल मीडिया, ये कैसे सारे मसाइल की जड़ हो सकता है? तो सोशल मीडिया एक्चुअली मसाइल की जड़ नहीं है, ये मसाइल की हकीकी निशानदेही कर रहा है। और आईना कोई देखना नहीं चाहता। हर एक को ये लगता है कि आईने में उसकी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आईना देखने के बजाय वो ये कोशिश करती है कि आईना ही तोड़ दिया जाए। तो सोशल मीडिया के जिन को या शऊर के जिन को वापस बोतल में बंद करना मेरे ख्याल में मुश्किल होता चला जाएगा। नाज़रीन, एक छोटी सी कहानी है कादी फायद ईसा के बारे में भी, और ये निशाने इबरत है, मुकामे इबरत है उन लोगों के लिए जो आज भी इंसाफ नहीं करते और उन्हें ये दिन देखना पड़ेंगे। कादी फायद ईसा साहब एक जनाजे में गए, मुतीउल्लाह जान साहब ने, कुछ और सहाफियों ने भी रिपोर्ट किया, और किसी ने उनको मुंह भी नहीं लगाया, हाथ भी नहीं मिलाया, बल्कि उनको छांव में खड़े होने के लिए जगह भी नहीं दी। बल्कि उनको यह कहा गया कि हम वापस आ गए हैं, आपका क्या होगा? तो उन्होंने कहा जी हम भी वापस आ गए हैं। और कादी साहब ने कहा कि कुछ देर के लिए गुमराह हो गए थे। ये कादी साहब का जुमला रिपोर्ट हुआ है। कादी साहब गुमराह नहीं हुए थे, आपने तबाही फेर दी। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपने इस कौम के साथ क्या किया है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।